यहाँ पे आप सभी को मैं बताऊंगा प्रोस्टेट कैंसर क्या होते हैं, इसके कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उपचार क्या होता है, नर्सिंग प्रबंध क्या होता है, लिखने के लिए। ठीक है, आप सभी से पूछा जाएगा, तो इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा कि प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है, इसके जो है कारण और लक्षण लिखे बी नंबर में, और सी नंबर में रहेगा कि इसके प्रोस्टेट कैंसर का जो है उपचार लिखे या नर्सिंग प्रबंध लिखे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके, और एक देखेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा हम लोग देखेंगे सर्विक्स कैंसर के बारे में। ठीक है, सर्विक्स कैंसर के बारे में देखिए, कैंसर कोई भी होता हो, किसी भी ऑर्गेन में कैंसर होता हो, मैं ये आपको पहले ही बता दिया हूँ कि किसी भी ऑर्गेन में आपको कैंसर होता हो। ठीक है, कैंसर का मतलब ही होता है कि अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन और तीव्र गति से होना। जो अनियंत्रित विभाजन होता है, और ये अनियंत्रित विभाजन इमेच्योर सेल बनाता है, मतलब अपरिपक्व कोशिका बनाता है, और वह कोशिका मिलकर एक ऐसा गुच्छा बनाता है जो ट्यूमर बन जाता है, जो ऊतक नहीं बनकर ट्यूमर बन जाता है, और यही जो है क्या करता है, कैंसर होता है। ठीक है, तो हम सभी से पूछ रहा है यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। साथियों, जब प्रोस्टेट की ग्रंथि, चूंकि हम लोग जानते हैं प्रोस्टेट एक क्या है, ग्लैंड है, जो कि एक पौरुष ग्रंथि है, पुरुष ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि की कोशिका, समझ गए, कोशिकाओं मतलब बहुत सारे सेल में अनियंत्रित एवं तीव्र विभाजन होने से नवीन मतलब नए कोशिकाओं का तेजी से निर्माण होता है, तो इसे प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। अब इसको, ये तो 2 लाइन में लिखा है, इसको डिटेल में आप कैसे लिखेंगे, तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड में, ग्रंथि में कोशिकाओं का अनियंत्रित, अनकंट्रोल और तीव्र गति से एक्यूट विभाजन होने से जो नए कोशिका बनता है, वह सभी मिलकर एक गुच्छा बनाता है। वह गुच्छा एक ट्यूमर का निर्माण करता है, और यही ट्यूमर जो होता है वह प्रोस्टेट ग्लैंड के आकृति को, आकार को बढ़ा देता है, जिसे हम लोग प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। तो ये तो डिटेल में लिखने का हो गया। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना कि सब चीज़ तो समान ही है, समझ गए चीज़ को। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश में आपका दिया गया है, देख सकते हैं इंग्लिश में चीज़ें दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है आकृति को समझ लीजिए। ठीक है, चीज़ को। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इस आकृति में देखिए, समझ रहे हैं चीज़ को, इस आकृति में देखिए और इस आकृति में देखिए, कुछ डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा। ये तो हो गया ब्लेडर, मूत्राशय, ये किडनी है, किडनी है, इस सब का बात हम नहीं करेंगे। देखिए, ये ब्लेडर है, ब्लेडर के ठीक सामने जो है आपके क्या होते हैं, आपके वही प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, छोटी सी आकृति में। तो इसमें यह नॉर्मल है, तो देख लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड कितना सही है, अच्छा है। लेकिन इस वाले में देखिए, इस आकृति में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, देख रहे हैं, बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे बढ़ा हुआ है, एबनॉर्मल है, असमान हो गया है, जो कि यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ए प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ए वाला प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, ए वाला। तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड में देखिए, इस दोनों में आप लोग ध्यान से देखिए कि ये नॉर्मल है तो कितना अच्छा है, ये बढ़ गया है, और यही जो बढ़ गया है, कब बढ़ गया है, अनियंत्रित कोशिकाओं का और तीव्र गति से विभाजन होने से यह जो है इसका आकार बढ़ गया है। ठीक है, तो यही कैंसर हो जाता है, किसी भी अंग में बढ़ने और विभाजन के कारण ट्यूमर गुच्छा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम लोग से कारण भी पूछा है, तो चलिए कारण देखिए, हिंदी इंग्लिश सब साथ में है, आप लोग देख लीजिए। कारण में प्रोस्टेट में असमान वृद्धि होना। अगर प्रोस्टेट में एबनॉर्मल जो है आपको क्या होता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, यह भी एक क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर में पूछता है, पढ़ेंगे आगे। प्रोस्टेट में असमान वृद्धि होना। ठीक है, एड्रोजन स्तर बढ़ा हुआ होना, जो एड्रोजन स्तर होता है इसका लेवल बढ़ना। 55 वर्ष से अधिक आयु में, ठीक है, अफ्रीका के लोग, ब्लैक रेसेज, बार बार संक्रमण होना, रिकरेंट यूटीआई, यूटीआई मतलब क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नल का संक्रमण। तो ये सब कारण बनता है किस चीज़ का, प्रोस्टेट कैंसर होने का। जैसे प्रोस्टेट कैंसर में वृद्धि होना, एड्रोजन स्तर में, चूंकि यह हार्मोन होता है, एड्रोजन स्तर में वृद्धि होना भी इसका एक कारण होता है। अगर अधिक उम्र है 55 वर्ष से, तो ये भी एक कारण बनता है कि आपके प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अफ्रीका के लोग, जो काले लोग होते हैं, उनमें यह ज़्यादा संभावना होता है, और बार बार संक्रमण होना इसका एक कारण बनता है, यूटीआई संक्रमण। ठीक है, चलिए, एक कारण हो गया।
अब इसमें क्या क्या लक्षण होंगे अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर होता है तो क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब इसमें प्रोस्टेट कैंसर में निम्न लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होंगे, लक्षण देख लीजिए। तो किसी को अगर प्रोस्टेट में, अगर समझिए कि प्रोस्टेट में अगर कैंसर होगा यानी प्रोस्टेट में आकार बढ़ जाएगा, तो आकार बढ़ेगा तो दबाव देगा कहाँ पे, मूत्र नली पे, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या होगा। मूत्र मार्ग का संकरा होना, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, मतलब जो यूरेथ्रा है मूत्र मार्ग वह अवरुद्ध होगा, संकरा हो जाएगा। मूत्र की धार पतली होना, जो थिन यूरिन स्ट्रीम, मतलब जो यूरिन करने का है, जो मूत्र त्याग में जो धार होता है, जो मूत्र गिरता है उस धार में पतला होना, चूँकि वह क्या होगा, दबाव देगा। जो हमारा प्रोस्टेट है वो बढ़ने से क्या होगा, मूत्र नली पर दबाव देगा और दबाव देने से जो है उसका धार पतला हो जाएगा। पेशाब में तेज दर्द होना, डायसूरिया होना, मतलब डिफ़िकल्ट होना यूरिया करने में, ठीक है, मतलब यूरिन त्यागने में दर्द होना, डिफ़िकल्ट होना। पेशाब करने के लिए अधिक प्रयास करना, अगर प्रोस्टेट बढ़ जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है तो उसको जो है यूरिन रिलेटेड बहुत सारे समस्या होने लगते हैं, ठीक है, जो कि ये सब के सब यूरिन रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद बूंद बूंद गिरता है यूरिन, ड्रॉपिंग ऑफ यूरिन, अधिक प्रयास करना, फोर्सफुल यूरिन करना, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, लक्षण हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संक्रमण होना, यूटीआई, सिस्टाइसिस, ये सब संक्रमण। पेशाब में रक्त होना, मतलब जो मूत्र है उसमें जो है ब्लड आना, ठीक है, बेचैनी, रेस्टलेस होना। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम, ज़्यादातर प्रॉब्लम आपके यूरिन से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो डायरेक्ट कहाँ खुलता है, यूरेथर मार्ग में ही खुलता है, जहाँ से सिक्रेशन होता है, जो स्पर्म को क्या करता है, हमारा धार मतलब तेजी करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब के सब जो है लक्षण दिखते हैं प्रोस्टेट कैंसर में, ओके। निदान क्या होगा, डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस अगर कोई पेशेंट है उसको क्या क्या टेस्ट कराए जाएंगे, टेस्ट को यहाँ पे डायग्नोसिस होता है, ठीक है। क्या क्या निदान होंगे, तो यूरोफ्लोमेट्री, यूरोफ्लोमेट्री का मतलब होता है कि यूरिन का धार चेक करने के लिए, फ्लो चेक करने के लिए यूरोफ्लोमेट्री का टेस्ट होगा, ओके। एक्सट्रैक्टरी यूरोग्राफी होगा, मतलब उत्सर्जन के लिए यूरोग्राफी किया जाएगा। सिस्टोस्कोपी, समझ गए ना, सिस्टोस्कोपी का मतलब होता है कि यह जो है मूत्राशय के चेक करता है, ठीक है। सीरम का टेस्ट होगा, पीएसए का टेस्ट होता है, ठीक है, सीरम पीएसए का टेस्ट होता है। उसके बाद इंट्रावेसिकल पाइलोग्राम, आईवीपी का टेस्ट होता है, एमआरआई होता है। उसके बाद जो है अल्ट्रासोनोग्राफी, इसको यूएसजी बोलते हैं, सीटी स्कैन होगा, यूरिन साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, प्रोस्टेट बायोप्सी होगा। तो इसमें से आपको जो जो याद रहे, नॉर्मली आप लोग जो है प्रोस्टेट बायोप्सी, ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, आईवीपी, ये सब तो याद रख ही सकते हैं। सिस्टोस्कोपी, सीरम पीएसए टेस्ट, यूरोफ्लोमेट्री, ये सब तो आप टेस्ट रख ही सकते हैं याद, ठीक है ना। तो ये सब डायग्नोसिस हो गया, ओके। अब हम लोग डायग्नोसिस निदान देख लिए, तो अब हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसमें क्या क्या उपचार होगा। अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उसमें क्या क्या जो है उसका इलाज में, उपचार में क्या क्या चीज़ें होगा, चलिए देखते हैं। पहला है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी का मतलब होता है यदि रोगी की आयु 70 वर्ष से कम हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड को सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है। इसमें पहला पॉइंट होता है अगर रोगी का उम्र अगर 70 वर्ष या इससे कम हो तो इस कंडीशन में व्यक्ति को जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को ही सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है, ताकि वह प्रोस्टेट का कैंसर और अंगों तक न फैले, ठीक है। और चूँकि 70 वर्ष या इससे कम यानी 55, 60 हो गया, 65 हो गया, इस वर्ष में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ ज़्यादा रोल भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, देखिए नाम से स्पष्ट है, प्रोस्टेक्ट, ठीक है ना, प्रोस्टेक्टोमी मतलब प्रोस्टेट को हटाना, प्रोस्टेक्टोमी, समझ रहे हैं चीज़ को। टोमी मतलब सर्जरी, प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट को सर्जरी ही जो है प्रोस्टेक्टोमी होता है, ठीक है। रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी मतलब सर्जरी द्वारा ग्लैंड को हटाना, प्रोस्टेट ग्लैंड को।
नेक्स्ट है, यदि रोगी की आयु 70 वर्ष से अधिक हो तो इंटरनल रेडियोथेरेपी एवं क्रायोसर्जरी की जाती है। आप लोग को पता होगा कि रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि रेडिएशन का उपयोग करके जो भी कैंसर सेल होता है उसे नष्ट किया जाता है। तो अगर 70 वर्ष से अधिक हो गया है तो सर्जरी नहीं होगा, इसमें इंटरनल रेडियोथेरेपी या फिर क्रायोसर्जरी किया जाता है। क्रायोसर्जरी क्या होता है, जो बहुत अधिक तापमान, बहुत कम, एकदम लो से लो पॉइंट पर फ्रीजिंग किया जाता है और उसको नष्ट किया जाता है। ठीक है, यही क्रायोसर्जरी होता है। तीसरा देखिएगा, प्रोस्टेट कैंसर में मेटास्टेसिस हो चुकी हो तो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी के साथ साथ ऑर्किडेक्टोमी भी की जाती है। यहाँ पे बता रहा है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर भयानक हो चुका है, मेटास्टेसिस हो चुका है, चूँकि आप लोग को मैं मेटास्टेसिस पढ़ाया हूँ कि मेटास्टेसिस में जो है गंभीर ट्यूमर बनता है, यह गंभीर अवस्था होता है। तो अगर ये मेटास्टेसिस हो चुका हो कैंसर तो फिर जो है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी तो किया ही जाता है, जिसमें प्रोस्टेट को तो हटाया ही जाता है, साथ में ऑर्किडेक्टोमी भी किया जाता है। ठीक है, चलिए, रोगी को हार्मोन थेरेपी दी जाती है, जैसे सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड एंटी एड्रोजेंस। ठीक है, मतलब रोगी को हार्मोन थेरेपी तो दी ही जाती है, साथ में रोगी को हार्मोन थेरेपी में सिंथेटिक एस्ट्रोजन दिया जाता है एंड एंटी एड्रोजेंस दिया जाता है। याद रखिएगा, रोगी को कीमोथेरेपी भी दी जाती है। कीमोथेरेपी भी जानते हैं कि कैंसर के उपचार में काम आता है, जैसे देख सकते हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड। ठीक है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, डॉक्सोरुबिसिन, सिस्प्लाटिन, बिंडेसिन, ये सब आपका रेडियोथेरेपी का कीमोथेरेपी में दिया जाने वाला दवाई है। कोई भी याद रखिएगा, भिंडेसाइन, डॉक्सोरुबिसिन, सिस्प्लाटिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका इंग्लिश में दिया गया है उपचार को, तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे सब कंप्लीट आपको PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे कि एक प्रोस्टेट कैंसर वाले मरीज का जो है नर्स क्या क्या चीज़ें सहायता कर सकती है। अगर उसे सर्जरी हो गया है तो उसमें नर्स क्या करेगी, कैंसर वाला है पेशेंट तो उसको क्या क्या जो है नर्स, मतलब तमाम कंडीशन में नर्स क्या क्या मदद कर सकती है, क्या क्या हेल्प कर सकती है, इस चीज़ को देखेंगे। यही नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। रोगी के साथ विश्वासपूर्ण व्यवहार विकसित करना चाहिए। सबसे पहला है, रोगी कैंसर से पीड़ित है तो उसके साथ आप फैथफुल बिहेव जो है आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। रोगी के प्रश्नों का सकारात्मक ढंग से जवाब देना चाहिए। जो भी रोगी है, चूँकि रोगी इस कंडीशन में कैंसर में रहता है कि रोगी अपने मेंटली हरास भी होते रहता है, उसे लगता है कि हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो इसमें जो भी प्रश्न का उत्तर होगा वो पॉजिटिव जो है तौर पे सकारात्मक ढंग से देंगे। रोगी को यूरिनरी कैथेटर लगे रहने के लिए बताया जाता है एवं इसकी आवश्यक देखभाल की जाती है। चूँकि हम लोग ऊपर पढ़े हैं लक्षण में कि इसमें पेशेंट का यूरिन जो है बूंद बूंद होता है, फोर्सफुल त्यागना पड़ता है, मतलब क्लियर यूरिन नहीं हो पाता है, तो इसके लिए यूरिन कैथेटर लगाया जाता है। अब ये लगे रहता है तो इसमें इसका देखभाल आवश्यक की जाती है। ठीक है, ये नर्स का एक जिम्मेदारी है। रोगी को दर्द होने पर एनाल्जेसिक प्रदान की जाती है। अगर रोगी को दर्द हो रहा हो तो एनाल्जेसिक प्रदान किया जाता है एवं तीव्र दर्द होने पर एप्वायर्ड एनाल्जेसिक प्रदान की जाती है। अगर नॉर्मल दर्द है तो नॉर्मल एनाल्जेसिक, अगर तीव्र दर्द है, एक्यूट पेन है तो एप्वायर्ड एनाल्जेसिक दिया जाता है। ओके, यदि रोगी को डिहाइड्रेशन हो, मतलब निर्जलीकरण हो, तो IV फ्लूइड इन्फ्यूजन किया जाता है। IV फ्लूइड मतलब होता है तरल, इन्फ्यूजन मतलब शरीर के अंदर भेजना। ठीक है, और IV मतलब इंट्रावेन, मतलब इंट्रावेन के द्वारा डिहाइड्रेशन को दूर करना। ओके, छठा है, रोगी को 24 घंटे इनटेक आउटपुट चार्ट का मेंटेन करना चाहिए। ओके, लंबे समय तक बिस्तर पर रहने वाले को बेड सोर हो सकता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि लंबे समय तक अगर कोई बिस्तर पर रहता है तो उसे दराब बर्न हो सकता है। इसके लिए दाब बर्न से बचाने के लिए एयर मैट्रेस का उपलब्ध कराना चाहिए, ये नर्स का जिम्मेदारी है। रोगी के परिचितों को सदैव सकारात्मक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब जो भी रोगी का रिलेटिव है उसको
पेशेंट से हमेशा जो है सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रोगी के व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। एज ए नर्स आपको रोगी के पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। रोगी को सर्जरी अगर हुआ है तो उसके बाद पूर्ण एसेप्टिक तकनीक, अपतुइता तकनीक द्वारा नियत समय पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। चूँकि यहाँ पे हम लोग ऊपर देखे हैं उपचार में कि सर्जरी भी संभव है, तो अगर कोई ऐसे पेशेंट है अगर सर्जरी हुआ है तो उसको बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक के द्वारा ड्रेसिंग भी बार बार करेंगे, ये नर्स का जिम्मेदारी है। रोगी के जैविक चिन्ह नियमित रूप पर नोट करनी चाहिए, वाइटल साइन। उल्टी या दस्त द्वारा होने वाले फ्लूइड लॉस की गणना की जाती है। कितना पेशेंट उल्टी कर रहा है, कितना उसके शरीर से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, इसका गणना की जानी चाहिए ताकि आप आंकलन कर सके कि पेशेंट के शरीर में कितना तरल हो सकता है और कितना तरल लॉस हो गया है, ठीक है। ये है 12। 13 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि सर्जरी के बाद कैंसर की स्थिति एवं उसके प्रभावों के बारे में रोगी के व्याप्त भ्रम का समाधान करना चाहिए। मीन्स अगर कोई पेशेंट है, सर्जरी हुआ है प्रोस्टेट कैंसर का, तो पेशेंट में कोई ऐसा भ्रम नहीं होनी चाहिए जिससे वो तकलीफ़ में हो। जैसे लोगों को लगता है कि सर्जरी हुआ है तो मेरा ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या कैंसर है तो कैंसर या सर्जरी के बाद सही हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, या सर्जरी के बाद भी नहीं ठीक होंगे। क्योंकि कैंसर के लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक है ना। तो इसलिए भ्रम को दूर करना चाहिए, समाधान करना चाहिए एज ए नर्स। रोगी को पोषण की आवश्यकताओं को ध्यान रखकर उसे पूरा करना चाहिए। रोगी के जो भी आवश्यक पोषण है, न्यूट्रिशन है, उससे ध्यान में रखकर एज ए नर्स पूरा करना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको 14 पॉइंट नर्सिंग मैनेजमेंट का बताया, लेकिन आपको जितना पॉइंट हो आप इसमें और सारा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक नर्स खुद को मानिए और एक पेशेंट, वैसा पेशेंट जिसको कैंसर है, कैंसर में भी उसको सर्जरी संभव है तो आपको सर्जरी के लिए भी देखभाल लिखना पड़ेगा, कैंसर के लिए भी देखभाल लिखना पड़ेगा। मतलब सभी के दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रोस्टेट कैंसर वाले मरीज का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा। जो मैं ये 14 पॉइंट बताया, इसी से रिलेटेड और सारे चीज़ आप सोच कर इसमें लिख सकते हैं। बाकी अब इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आपके इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे चीज़ें मैंने बता दिया, जितना इजी से इजी हो सका मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ, बाकी आपके सामने में है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कैंसर से ही जुड़ा हुआ है, सर्विक्स कैंसर। देखिए, प्रोस्टेट कैंसर आपके मेल में होता है और सर्विक्स कैंसर आपके फीमेल में होता है। चूँकि सर्विक्स तो फीमेल में ही ना होता है और प्रोस्टेट तो मेल में ही होता है, तो ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, इसलिए मैं ये कैंसर आपको पढ़ाया हूँ। ये दोनों कैंसर, उसके बाद ब्लड कैंसर, दोनों महत्वपूर्ण है। फेफड़ा कैंसर भी आपको महत्वपूर्ण है, लेकिन फेफड़ा कैंसर मैं इसलिए नहीं पढ़ाया हूँ कि आपको बहुत सारे कैंसर का पढ़ने का ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2-3 चीज़ों को ही बढ़िया से अगर समझ लेते हैं कि कौन कैंसर क्या होता है, कैंसर में क्या उपचार होता है, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, तो कोई भी कैंसर आपसे पूछ देगा, किसी भी चीज़ के बारे में आप आराम से उसको लिख देंगे। जैसा कि मैं आपको अभी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताया हूँ, अब मैं सर्विक्स कैंसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये दोनों को आप लोग समझ लिए। पहले ब्लड कैंसर के बारे में बताया था, उसको भी अगर समझ लिए तो इसके अलावा अगर कोई और कैंसर भी पूछेगा तो आप आसानी से उसको जवाब दे देंगे। टोटल चीज़ें सेम प्रोसेस के थ्रू उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर कोई अगर आपसे चीज़ के बारे में, कैंसर के बारे में पूछ लेगा तो। बाकी मैं इतना पढ़ा दिया, यही इनफ है। सर्विक्स, प्रोस्टेट, ब्लड कैंसर, ये सब, ब्रेस्ट कैंसर आगे पढ़ाएंगे, तो ये सब आपका इतना इनफ है, ठीक है। चलिए, सर्विक्स यानी ग्रीवा कैंसर क्या होता है, इसके कारण, प्रकार, लक्षण, निदान व प्रबंध बताना है। यानी सिर्फ क्वेश्चन सेम है, सिर्फ बदल गया है कि सर्विक्स कैंसर क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में बताना है। चलिए देखिए, सर्विक्स गर्भाशय मुखीय कैंसर, इसी को हम लोग ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये होता कहाँ है। साथियों, ऐसे कुछ जो है क्या होता है, आपका यूट्रस होता है, ठीक है। ऐसे कुछ यूट्रस होता है, ऐसे ही होता है कुछ ऐसे। अब यहाँ पे आके आपको जो है एक पतला सा छोटा सा क्या होता है, ग्रीवा होता है। यहीं पे आपका छोटा सा ग्रीवा होता है। इसके बाद जो है आपके क्या होते हैं, ए भेजिना होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीवा होता है, इसी ग्रीवा में कैंसर हो जाता है।
जाता है। चूँकि यह बहुत सूक्ष्म एक रास्ता होता है, जगह होता है, जिसके थ्रू जो है मूत्र का त्याग या फिर जो है आपके जो है स्पर्म जो है अंदर यूट्रस के थ्रू जो है फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो इस प्रकार से यह ग्रीवा एक महत्वपूर्ण ऑर्गेन होता है जो यूट्रस को और यूरेथ्रा को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए देखिए, गर्भाशय की सर्विक्स की कोशिका, मतलब वही चीज़ है कि सर्विक्स की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन और तीव्र गति से विभाजन होने से कैंसर की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्त्रियों में होने वाला सर्वाधिक कैंसर है। स्त्री में जो कैंसर होता है उसमें सर्वाधिक जो कैंसर होता है वह सर्वाइकल कैंसर ही होता है, मीन्स गर्भाशय मुखीय कैंसर या ग्रीवा कैंसर ही होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। चीज़ें समझ गए? आपसे कोई भी कैंसर के बारे में पूछे सीधा लिखिएगा कि वहाँ का यानी सर्विक्स के कोशिकाओं में अनियंत्रित, अगर आपसे फेफड़ा पूछेगा तो फेफड़ा की कोशिकाओं में अनियंत्रित और तीव्र गति से विभाजन होने से अपरिपक्व कोशिकाओं का गुच्छा बनना और ट्यूमर के रूप में निर्माण होना ही जो है क्या कहलाता है, उस फेफड़ा कैंसर कहलाता है। लेकिन हमें तो यहाँ पर पढ़ना है सर्विक्स का, तो हम सर्विक्स के बारे में लिख देंगे। समझ गए? चलिए, टाइप्स क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। सर्विक्स कैंसर दो प्रकार से हो सकते हैं, एक एक्टो सर्विक्स कैंसर और एक इंडो सर्विक्स कैंसर। एक्टो होता है जो बाहर की तरफ होता है और इंडो जो होता है वह अंदर की तरफ होता है। तो दोनों याद रखिएगा, एक्टो और इंडो सर्विक्स कैंसर। ओके, इस फिगर से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। यहाँ से समझिएगा आप लोग। देखिए, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, मैंने अभी आपको बताया ये यूट्रस होता है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से यूट्रस है, ये समझ गए? ये यूट्रस है, ये क्या है? यूट्रस है। समझ गए ना? अब ये यूट्रस है तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ से यूट्रस का सूक्ष्म नली शुरू होता है वहीं से सर्विक्स भी शुरू होता है और आगे जहाँ फैल जाता है वह वेजिना हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ से आपका क्या हो गया, सूक्ष्म नली शुरू हो गया और यहाँ तक आपका क्या हो गया, सूक्ष्म नली है। इसके बाद जो है फैल गया है, यानी ये वेजिना हो गया। तो जो सूक्ष्म नली होता है जो यूट्रस के और वेजिना के बीच में होता है, यह बीच में ही है। यूट्रस इधर है, इधर वेजिना है, यह बीच में ही है सूक्ष्म नली। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिना कहते हैं। ठीक है, सॉरी सर्विक्स कहते हैं इसी वाले पार्ट को। ठीक है, तो अगर यह बाहर की तरफ हो, देखिए एक कैंसर आपको कुछ दिख रहा होगा, ए वाला एक ट्यूमर के रूप में दिख रहा है ना, एक अलग सा इस प्रकार ये वाला। तो ए वाला जो होता है यही कैंसर है। यहाँ पे कोशिका निर्माण हुआ है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि शरीर में हर एक ऑर्गेन में कोशिका भरा हुआ है, कोशिका से ही मिलकर ऊतक बनता है और ऊतक ही क्या करता है, शरीर का बनाता है, निर्माण करता है। ठीक है, रचना करता है। तो ये जो हमारा है देख सकते हैं, ये जो यहाँ का जो ऊतक होगा, इस सर्विक्स का जो ऊतक होगा, इस सर्विक्स का ऊतक या सेल बोलिए, ये जो सेल है इसमें अनियंत्रित और तीव्र गति से विभाजन हुआ होगा। अब किसी भी चीज़ में अगर आप खाना अगर बहुत खा लिए और तेज़ी से खा लेंगे, तेज़ी से बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो आपको अपच और दिक्कत करेगा ही करेगा। उसी प्रकार से जो कोशिका का विभाजन होने का दर है, नॉर्मल से अगर बहुत तेज़ी से हो जाएगा और अनियंत्रित हो जाएगा, उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा विभाजन में, तो क्या होगा कि वो जो फालतू के कोशिका सब जो विभाजन हुआ है जिसका कोई ज़रूरी नहीं है, वह क्या होगा, एक ट्यूमर बनाएगा। मिल कर ऊतक बनाना चाहिए, तो ऊतक नहीं बनाकर वह इमेच्योर कोशिका है, उसका काम नहीं है, इसलिए वो बेचारा मिल कर एक ट्यूमर ही बना देगा उस ऑर्गेन में। और ट्यूमर बनाने से वहाँ पे क्या होता है, आपको एक कैंसर भी बना देता है वो। तो यही जो है हमारा कैंसर होता है। अब इस सर्विक्स के अगर बाहर दिखेगा, ट्यूमर बाहर होगा, तो मतलब यह कैंसर बाहर की तरफ है, मतलब एक्टो है। ठीक है, अगर यह सर्विक्स के अंदर होता नली के साइड में, तो यह इंडो टाइप होता। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब इसका कारण देख लीजिए, सर्विक्स कैंसर किन किन कारणों से होता है। तो ज़्यादातर कारण इसका होता है HPV संक्रमण। ठीक है ना, तो HPV संक्रमण होता है, STD यौन संचारित रोग होता है, या फिर हार्मोनल स्तर में अनियमितता, हार्मोनल इरेगुलरिटी होता है। ये मुख्यतः 3 कारण होता है। ठीक है, या तो HPV संक्रमण, या STD, या फिर हार्मोनल में अनियमितता, हार्मोन्स में अनियमितता। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण कारण बनते हैं सर्विक्स कैंसर होने का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके सहायक कारण में बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं। ठीक है, चलिए
लक्षण में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए लक्षण क्या क्या होते हैं। एक, अगर किसी में सर्विक्स कैंसर होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेज, क्या क्या लक्षण, सिम्टम्स देखेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले चीज़ें हैं भूख नहीं लगना। अगर किसी को सर्विक्स में कैंसर होगा तो उसे भूख नहीं लगेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्या होगा, पेन वगैरह होगा, दिक्कत होगा, तो उसे भूख लगने में दिक्कत हो सकता है। कमर में दर्द होगा, क्योंकि उसके जो जेनिटेरियल पार्ट है उसमें यह प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उसको कमर में दर्द होगा, बैक एक होगा। दुग्ध युक्त योनि स्राव, मतलब दुर्गंध युक्त, फाउल स्मेलिंग वेजिनल डिस्चार्ज, मतलब उसके जो वेजिना से डिस्चार्ज जो स्राव होगा वह दुर्गंध भरा होगा, मतलब बदबूदार होगा। अनियमित योनि स्राव, उसको जो है वेजिनल से इरेगुलर डिस्चार्ज होने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगा, ठीक है, और दुर्गंध भरा भी स्राव होने लगेगा। मूत्र त्यागने में कठिनाई होगा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि मूत्र जब निकलेगा तो क्या होगा, वह जो है जोर लगाने पर दर्द होगा, कठिनाई होगा, ठीक है, चूँकि यह सब के सब एक दूसरे से मिला हुआ है। रक्ताल्पता होगा, एनीमिया होगा, चूँकि यहाँ पे अभी आप लोग देखे हैं कि अनियमित रक्तस्राव होगा योनि से, तो जब रक्तस्राव होगा तो एनीमिया तो भी होगा, तो ये भी एक लक्षण में आएगा, ठीक है। श्रोणि प्रदेश में दर्द होगा, मतलब जो पेल्विक रीजन है उसमें क्या होगा, पेन होगा। अब आप लोग जानते हैं कि श्रोणि ऑर्गेन कौन सा होता है फीमेल में, तो श्रोणि ऑर्गेन जहाँ से आपका कमर होता, सामने वाला फ्रंट से कमर के नीचे से लेके और जो जेनिटलियल पार्ट जो होता है, जननांग जो होता है, वो सब पेल्विक ऑर्गेन में ही होता है, तो उसमें जो है दर्द होगा, ठीक है। तो ये सब जो है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए लक्षण में क्या क्या होगा, भूख न लगना, कमर में दर्द, दुर्गंध युक्त योनि स्राव, अनियमित रक्तस्राव, मूत्र त्यागने में कठिनाई और दर्द, रक्ताल्पता, श्रोणि प्रदेश पेल्विक पेन में दर्द, ठीक है। उसके बाद है निदान, डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है साथियों, निदान में वेजिनल एग्जामिनेशन, योनि परीक्षण, पैप स्मीयर टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी सब्जेक्टिव में पूछता है कि सर्विक्स कैंसर की जांच के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट जो है सर्वयुक्त उपयोग किया जाता है, तो पैप स्मीयर टेस्ट सर्विक्स के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई, उसके बाद वेजिनल स्वैब कल्चर, जो वेजिना से स्राव हो रहा हो डिस्चार्ज, उसका टेस्ट किया जाता है, उसी को वेजिनल स्वैब कल्चर बोलते हैं। सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, क्या होता है, सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे आपके डायग्नोसिस है, ध्यान में रखिएगा। वेजिनल एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, एमआरआई, सीटी स्कैन, वेजिनल स्वैब कल्चर और सर्वाइकल साइटोलॉजी। तो कारण, लक्षण, निदान देख लिए। अब हम लोग इसके देखेंगे उपचार। उपचार मीन्स ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा एक कैंसर वाले पेशेंट के लिए, देख लीजिए। इसका उपचार कैंसर की अवस्थाओं पर निर्भर करता है, कैंसर किस अवस्था में है यह जो है उपचार उसी अवस्था पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला है रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी आप लोग पढ़े हैं, जिसमें क्षतिग्रस्त कैंसर कोशिकाओं को जो है क्षतिग्रस्त किया जाता है रेडिएशन डालकर, जो कैंसर कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट करता है। यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से हो सकती है, और सर्विक्स कैंसर भी दोनों प्रकार से होता है, एक्टो और इंडो दोनों, तो इसलिए यह रेडिएशन थेरेपी भी आंतरिक और बाह्य दोनों से होता है, तो ये भी आपका रेडियोथेरेपी पहला उपचार का प्रकार है। दूसरा है क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी का मतलब होता है इसमें अत्यधिक कम, मतलब एकदम फ्रीजिंग किया जाता है, मतलब ऐसा तापमान रखा जाता है कि शरीर का अंग वहाँ पे क्या हो, जम जाए। तो जहाँ भी यह सेल रहता है जो कैंसर वाला है, तो वहाँ पे क्रायोसर्जरी के द्वारा यानी एकदम लो पॉइंट किया जाता है तापमान का, जिससे वहाँ का जो कोशिका हो वह नष्ट हो जाए एकदम कम तापमान होने से। चूँकि आप लोग देखते हैं, आप अपने बॉडी पे बहुत हार्ड अगर आप लोग बर्फ़ रखिए तो क्या होगा, आपके वहाँ पे शून्यता ला देता है ना शून्यता, तो उसी प्रकार से उससे भी कम अगर तापमान का उपयोग किया जाएगा तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, और यही क्रायोसर्जरी होता है, ठीक है। चलिए
तीसरा है समूल रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि यूट्रस का सर्जरी होता है, ठीक है। यूट्रस को सर्जरी करना हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी मीन्स समूल गर्भाशयोच्छेदन, ठीक है। गर्भाशय के छेदन गर्भाशयोच्छेदन हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। चलिए देखिए, यदि कैंसर इन्वेंसी स्टेज में हो तो हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। इसमें गर्भाशय के साथ साथ उसके सहायक अंगों जैसे फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय आदि को भी सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूट्रस से लगा हुआ सर्विक्स होता है। अगर सर्विक्स में कैंसर है और यह इन्वेंसिव स्टेज में है, बिल्कुल मतलब खतरनाक स्टेज में है, तो हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है। मतलब यूट्रस का सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है। यूट्रस सहित उसके जो भी सहायक अंग है, फैलोपियन, अंडाशय, सर्विक्स, ये सब को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यही रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी होता है। अब हटा दिया जाएगा तो कैंसर सेल उस सर्जरी के द्वारा निकल जाएगा, तो फिर अब नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये है 3 प्रकार से जो है इसका क्या किया जाएगा, आपका उपचार किया जाएगा। और इसमें कीमोथेरेपी भी आप लोग लिख सकते हैं, कीमोथेरेपी भी दिया जाएगा। तो कीमोथेरेपी मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि कैंसर कीमोथेरेपी में भी चलता है, तो आप कीमोथेरेपी कैंसर में भी चलता है, तो आप कीमोथेरेपी भी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, सबका तीनों का इंग्लिश दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट स्टेप आता है आपका उपचार भी हो गया, तब नर्सिंग प्रबंध पूछेगा आपसे। अब एक सर्विक्स कैंसर वाले पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे देंगे, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, रोगी की समस्या पूछकर उसका सकारात्मक ढंग से जवाब देना चाहिए। एक बार अगर आप नर्सिंग मैनेजमेंट समझ गए ना, तो किसी भी बीमारी के लिए उसके लक्षण के अनुसार उसके संपूर्ण, देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट के लक्षण के अनुसार ही होता है। और लक्षण जो होता है उस बीमारी में जो जो चीज़ें होगा सब लक्षण में लिखा जाता है। और उस बीमारी में जो जो सारे लक्षण होंगे उस सब लक्षण का नर्सिंग मैनेजमेंट भी किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैंसर है तो कैंसर का ही जो है मैनेजमेंट किया जाएगा। कैंसर के साथ अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका भी मैनेजमेंट होगा, दर्द हो रहा है तो उसका भी मैनेजमेंट होगा, फीवर लग रहा है तो उसका भी मैनेजमेंट होगा, ठीक है। तो सारा चीज़ का लक्षण का, सहायक लक्षण का भी मैनेजमेंट किया जाता है। तो रोगी के सभी समस्या पूछकर उसका सकारात्मक ढंग से जवाब देना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिवली। रोगी के जैविक चिन्हों को नियमित अंतराल पर वाइटल साइन का जांचना चाहिए। रोगी से उसके दर्द की गंभीरता पूछकर दर्द निवारक यानी एनाल्जेसिक दवाइयाँ देनी चाहिए। संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सक के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक समय पर दियाना चाहिए रोगी को। तो ये सब के सब देख रहे हैं सहायक लक्षण ही है, जो दिख सकता है लक्षण, उसका प्रबंध हो रहा है। सर्जरी स्थल की नियमित अंतराल से ड्रेसिंग करनी चाहिए। अब सर्जरी भी यहाँ पे संभव है, जो कि उपचार में देखे हैं। तो सर्जरी संभव है तो उसके लिए भी तो मैनेजमेंट करेंगे ना। तो उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो ड्रेसिंग करेंगे नियमित समय पर, ठीक है। पेरिनियम क्षेत्र का स्वच्छ बनाए रखेंगे, ठीक है। योनि वैजिनल मार्ग से होने वाले जो भी निष्कासन है उसका सावधानी पूर्वक निरीक्षण करके नोट करना चाहिए कि कितना डिस्चार्ज जो है हो रहा है, कितना ब्लड है, कितना क्या है, ठीक है। रोगी के आरामदायक बिस्तर स्थिति प्रदान करनी चाहिए, कंफर्टेबल। किसी भी तरह के जटिलता होने पर तुरंत चिकित्सक को सूचित करनी चाहिए। ये तो 9 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसमें चाहें तो एक सर्विक्स कैंसर में क्या क्या इलाज होगा, क्या क्या उसका लक्षण होगा, सारे लक्षण सहित सारे उपचार के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट आप इसमें अपने आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 9 पॉइंट मैं बताया, बाकी 20 पॉइंट भी इसमें आप लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना टैलेंटेड है, ठीक है। देखिए, पढ़िए, समझिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।